अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी का अपने लास्ट टॉपिक से रेलिवेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम कोआगुलेंट्स और एंटी कोआगुलेंट्स को देखा था। अब हम हीमोस्टेटिक एजेंट्स को देखते हैं कि हीमोस्टेटिक हम जो ब्लीडिंग होती है हीमोस्टेटिक एजेंट्स के थ्रू हम किस तरह ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेटिक एजेंट्स। ठीक है। हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हीमोस्टेसिस क्या होता है बेसिकली कि आप ये एक ऐसा प्रोसेस है हीमोस्टेसिस जिसमें ब्लीडिंग से आपकी बॉडी जो क्लॉट क्रिएट कर देती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए, ब्लड को बह जाने से रोकने के लिए आपकी बॉडी जो डिफेंस सिस्टम के लिहाज से उसको प्लग कर देती है, उस जगह ब्लड का रास्ता रोक देती है ताकि ब्लड बाहर बह ना सके। तो उसके लिए जो हम एक्सटर्नली एजेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम हीमोस्टेटिक एजेंट्स कहते हैं। अब इस हीमोस्टेटिक एजेंट का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जिस जगह पे हेमरेज हुआ है, जिस जगह पे ब्लड निकल रहा है, जिस जगह पे वेसल कट हुई है, उस जगह क्या ये करता है कि ये फाइब्रिन का मैशवर्क जो कि ब्लड क्लॉट बना रहा था उसको स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा इसका क्या काम है कि ये जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस एक और होता है कि फाइब्रिनोलाइसिस, जो क्लॉट बन गया है उसको उसकी जो ख़त्म होने का प्रोसेस है उसको फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। अब जो हीमोस्टेटिक एजेंट है वो क्या करते हैं कि फाइब्रिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं और फाइब्रिनोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। तो हीमोस्टेटिक एजेंट improve hemostasis by improving primary hemostasis, stimulating fibrin formation और inhibiting fibrinolysis। अब एक आइडियल हीमोस्टेटिक एजेंट के कुछ फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से इसके करैक्टरिस्टिक हैं ये कि जो हीमोस्टेटिक एजेंट है उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लार्ज वेसल्स को भी ब्लॉक कर सकें, उसको भी विद इन मिनट्स उसमें से हेमरेज को भी क्योर कर सकें। इसके लिए कोई और चीज़ को मिक्स करने की ज़रूरत ना हो, किसी और एजेंट को मिक्स करने की ज़रूरत ना हो, लाइट वेट हो और ज़्यादा ड्यूरेबल हो। इसके अलावा कोई और रिस्क ना हो, आपके दूसरे टिश्यूज़ को रिस्क ना हो इंजरी का, और सस्ता होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब हीमोस्टेसिस के ये टोटल प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं। मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, केमिकल और टॉपिकल। अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। मैकेनिकल मेथड क्या हो सकता है कि जिसमें हम प्रेशर देते हैं, जिसमें हम जोर लगाएंगे, जैसे डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हैं वुंड के ऊपर, गॉज और पैड या स्पॉन्जेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो सूचरिंग कहते हैं, टांके लगाते हैं, स्टेपलिंग जिसको कहते हैं, या एक कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन में सूचरिंग के लिए यूज़ होती है आजकल, तो लाइगेटिंग क्लिप्स उसको बोलते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम हीमोस्टेसिस कर सकते हैं, जिसमें थर्मल प्रोसेस आता है। इलेक्ट्रोसर्जरी में थर्मल प्रोसेस के थ्रू थर्मल हीमोस्टेसिस का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें मोनोपोलर, बाइपोलर वेसल सीलिंग डिवाइस होते हैं। आर्गन गैस को भी यूज़ किया जाता है ताकि कोआगुलेशन को इंक्रीज किया जाए और ब्लड लॉस से बचाया जाए। अल्ट्रासोनिक डिवाइस, लेज़र, इन सब ये सारे जो मेथड हैं ये थर्मल मेथड हैं जिसमें हीट के थ्रू ब्लड वेसल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट अप किया जाता है। जो हेमरेज हो चुका है उसको इस तरह ब्लड लॉस से बचाया जाता है। तो इसको भी हम फर्दर आगे डिटेल से पढ़ते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें जैसे कि एपिनेफ्रीन, जो कि ड्रग्स की फॉर्म में हम दे सकते हैं पेशेंट को कोआगुलेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। एपिनेफ्रीन, विटामिन के, प्रोटामाइन,
डेस्मोप्रेसिन, लाइसिन एनालॉग, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हम पेशेंट को के हेमरेज के ऊपर, ब्लीडिंग स्पॉट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिकल एजेंट कुछ पैसिव हैं, कुछ एक्टिव हैं, और दूसरे कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। जो पैसिव हैं जो कि कोआगुलेटिंग फैक्टर्स को इन्हांस करेंगे, कोआगुलेटिंग फैक्टर्स को प्रमोट करेंगे कि वो फर्दर आगे कोआगुलेशन करवाए, जैसे कि कोलाजन बेस्ड एजेंट हैं, सेलुलोज, जेलाटिन, पॉलीसेक्राइड्स फेस। अब ये वो एजेंट्स हैं जो कि इनडायरेक्ट आपकी कोआगुलेशन करवाएंगे, कैसे कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को मोटिवेट कर देंगे। और एक्टिव टॉपिकल एजेंट वो हैं जो खुद ही जाके ब्लड क्लॉट बना देंगे, जैसे कि थ्रोम्बिन प्रोडक्ट्स होते हैं। अब दूसरे में से सीलेंट्स आ जाता है, ग्लूटाल्डिहाइड आ जाता है, साइनोएक्राइलेट आ जाता है। अब इन सबको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मैकेनिकल मेथड में हमने डायरेक्ट प्रेशर देखा, तो सिंपली क्या करते हैं कि हम पेशेंट को जिस जगह वुंड होता है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोक सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस जगह छोटा सा आप इंजेक्शन लगाते हैं या ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, कॉटन के साथ उस जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये भी मैकेनिकल मेथड में आता है। तो आर्टेरियल ब्लीडिंग को रोकना इस मेथड के जरिए आसान है बनिस्बत वीनस को, क्योंकि आर्टेरियल ब्लीडिंग में आपको टाइम मिल जाता है, हर पल्स के साथ ब्लीडिंग हो रही होती है, जबकि वीनस अगर कट हो जाए और वीनस वेन्स कट हो जाएं तो उसमें बगैर किसी गैप के कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट प्रेशर के साथ रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गाजेस, पैड या स्पॉन्जेस भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, आपकी बॉडी कैविटी के अंदर भी इसके थ्रू ब्लड लॉस से बचाते हैं। सूचरिंग, स्टेपल, लाइगेशन क्लिप, इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल को एक दूसरे के साथ टाई अप कर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग से रोक सकें। सूचरिंग का तो आपको पता ही है, जो कि जैसे कि जिसको टांके लगना कहते हैं, तो उसमें जल्द से जल्द पेशेंट को ब्लड लॉस से बचाते हैं। तो इसमें आजकल लाइगेशन क्लिप्स यूज़ होती हैं। क्या करते हैं कि ये एक फास्टेस्ट न्यू मेथड है जिसमें ब्लड वेसल्स को आपस में बाइंड किया जाता है। अब थर्मल एनर्जी बेस्ड, जिसमें मोनोपोलर हैं, जिसमें एक पोल होगा और उस पोल के थ्रू डायरेक्ट जो हीट होगी वो वेसल्स को ब्लॉक कर रही होगी। अब बाइपोलर क्या है, इसमें 2 पैड्स होते हैं, एक ग्राउंडिंग किए बगैर आप उनके शॉर्ट सर्किट के थ्रू कंप्रेशन अप्लाई करके ब्लड कोआगुलेशन करवा सकते हैं। अब कुछ डिवाइसेस भी इस तरह के मिलते हैं। मोनोपोलर के बारे में बताते हैं कि ये कहीं कट लगा हो, डेसिकेशन हो, मतलब कि उस जगह पे हमने बाइंडिंग करवानी हो, या फल्गरेशन का प्रोसेस हो। अब फल्गरेशन क्या है कि बाज़ एरियाज ऐसे होते हैं कि जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाती है, छोटे छोटे टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट डेपोजिट हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह का जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, तो उसको हम मोनोपोलर जो मेथड है उसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें एक पेंसिल तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और उसके थ्रू हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। एक जो उसका इलेक्ट्रोड होता है वो पेशेंट को दिया जाता है, दूसरा के साथ जनरेटर के साथ अटैच होकर वो ब्लड को जो करंट फ्लो है वो करता है और उसकी वजह से जो टारगेटेड टिश्यू है उस तक करंट जाता है और उस जगह पे वो हीट के थ्रू कोआगुलेशन करवा रहा होता है। अब बाइपोलर, इसमें लो वोल्टेजेस करंट यूज़ होते हैं, कम एनर्जी चाहिए होती है। इसमें भी एबिलिटी होती है कि ये ब्लड वेसल्स को कट करे, कोआगुलेट करे। तो इस तरह आप इनके थ्रू इसमें ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इधर कुछ डिवाइसेस हैं, इसके बारे में बताया है कि बाइपोलर वेजल सीलिंग डिवाइस, इसको लिगाशोर भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसकी लेंथ, इसका इक्विपमेंट के बारे में बताया है कि इसके थ्रू भी हम अगर कोई इंटरनल इंजरी हो चुकी है उसको हम सील कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा कि हेपेक्टमी में लीवर रिमूव कर रहे होते हैं तो उसको जब सील अप करना है तो इन्हीं के थ्रू वो करते हैं। अब ये टेक्निक मॉडर्न है, अब इसके थ्रू हम जितनी भी कोआगुलेशन है इंटरनली वो इसी मेथड के थ्रू करते हैं। अब आर्गन बेस कोआगुलेशन की बात करें तो आर्गन बेस कोआगुलेटर क्रिएट्स मोनोपोलर इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन हैंड हेल्ड प्रोब एंड टारगेट टिश्यू बाय एस्टेब्लिशिंग ए स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए चैनल ऑफ इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड आयनाइज्ड ऑर्गन गैस। बेसिकली क्या है कि ऑर्गन गैस की वजह से जैसे ही ऑर्गन गैस को हीटअप किया जाता है आयनाइज्ड हो जाती है। वो आयनाइज्ड जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं कि टारगेट टिश्यू पे जाके एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब उस एनर्जी की वजह से कोआगुलेशन प्रमोट होती है, इंक्रीज होती है। कुछ अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं, उसका भी काम क्या है कि ये कट करती है, कोआगुलेट करती है वेसल को, और इसकी वजह से आपकी दूसरे सेल्स जो हैं टारगेट टिश्यू के अलावा जो सेल हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेज़र में होता क्या है, लेज़र बेसिकली फोटॉन्स होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं और वो टारगेट टिश्यू पे जाके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हीट क्रिएट होती है। अब वो हीट क्या करती है कि प्रोटीन को डीनेचर करके कोआगुलेशन करवाती है उसकी। अब केमिकल मेथड में एपिनेफ्रीन क्या करती है, केमिकल्स एजेंट ऐसे हैं जिसमें एपिनेफ्रीन, विटामिन के, प्रोटामाइन, डेस्मोप्रेसिन, ये सारा हमने पढ़ा था। तो जो एपिनेफ्रीन है ये आपकी वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी, वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी, ब्लड बहना रुक जाएगा। विटामिन के भी क्या करती है कि जो वारफेरिन का इफेक्ट है कोआगुलेशन का उसको रिवर्स कर देगी। ठीक है, मतलब कि ब्लीडिंग का जो इफेक्ट है वारफेरिन का उसको रिवर्स करके एंटी ब्लीडिंग में कन्वर्ट कर देगी। पर इसके लिए डोजेज 0.75 mg पर kg के लिहाज से चाहिए होती है। प्रोटामाइन क्या है, प्रोटामाइन भी हेपारिन जो कि ब्लीडिंग को इंक्रीज करते हैं उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देती। डेस्मोप्रेसिन ये क्या करती है कि ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर को इंक्रीज कर देगी। जैसे वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इंक्रीज होगा आपके WBC प्लेटलेट्स, आपके जो प्लेटलेट्स हैं उस तरफ मूव करेंगे जो इंजर्ड प्लेस है। तो क्योंकि जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है ये बेसिकली जिस जगह पे कट लगा है उसकी जो एक्सपोज कोलेजन है, एक्सपोज एंडोथेलियल सेल हैं, वो क्या करते हैं वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज करते हैं। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर प्लेटलेट को अपनी तरफ मूव करवाता है। जैसे प्लेटलेट उसकी तरफ आएंगे मजीद वो जो ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमेना है वो इंक्रीज हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। लाइसिन एनालॉग क्या है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड है, ट्रांएक्सिमिक एसिड है, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक है। तो इसका क्या फंक्शन है कि ये फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस को रोकता है। अब टॉपिकल एजेंट हमने देखा कुछ पैसिव हैं कुछ एक्टिव हैं। एक्टिव वो हैं जो डायरेक्ट जाके क्लॉटिंग करवा देते हैं, एक्टोन, कैस्केड, नॉट अफेक्टेड बाय डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट। अब ये क्या है, अगर किसी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है, प्लेटलेट फैक्टर की कमी है तो इसके फंक्शन में कोई कमी नहीं आती और इसकी ये 10 मिनट के अंदर अपना असर करना शुरू कर देता है, जैसे थ्रोम्बिन और इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब पैसिव की बात करें, पैसिव क्या है कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाएगा, फिर प्लेटलेट से नेक्स्ट लेवल के ऊपर कोआगुलेशन जो फैक्टर है, जो कोआगुलेशन की कैस्केड है उसको प्रमोट करेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। अब इसमें ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अब इसके अंदर कोलेजन, सेलुलोज, जेलेटिन और पॉलीसेक्राइड्स फेज आ जाते हैं। कुछ कोलेजन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर माइक्रोफिब्रल कोलेजन हीमोस्टेट्स हैं और कोलेजन हीमोस्टेट स्पॉन्ज है।
अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी बोवाइन डर्मल कोलेजन है, मतलब जो आपकी डर्मिस के अंदर कोलेजन मौजूद होती है उससे मिलके ये बने होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वुंड के ऊपर हम इन कोलेजन के स्प्रेस करते हैं तो वुंड जल्दी हील हो जाता है, जल्दी ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये जो है ये अगर कैपिलरी वीनस और स्मॉल आर्टेरियल ब्लीडिंग हो तो उसमें बड़ा इफेक्टिव है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की है तो उसमें एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, एब्सिसिस फॉर्मेशन। अब कोलेजन और हीमोस्टेट स्पॉन्ज की बात करें तो ये भी बोवाइन टेंडन से ड्राइव्ड होता है। अब ये कोलेजन स्पॉन्ज गेट एब्जॉर्ब इनटू 8 to 10 वीक्स, इसको ज़्यादा टाइम लगता है और इसके एडवर्स इफेक्ट में फॉरेन बॉडी रिएक्शन है। अब दूसरी एक और एग्जांपल है इसी की, ऑक्सीडाइज्ड रीजनरेटेड सेलुलोज। ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेलुलोज निटिड फॉर्म में मौजूद होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज बेस्ड हीमोस्टेट होते हैं, और ORC मीन ऑक्सीडाइज रीजनरेटेड सेलुलोज बेस्ड सेल जो हैं, जो हीमोस्टेट हैं, वो क्या करते हैं कि वो ब्लड के साथ रिएक्शन करके जेलेटिनस मास को बढ़ा देते हैं और ब्लड क्लोटिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब एडवर्स रिएक्शन में इसका फॉरेन बॉडी रिएक्शन है, स्टेनोसिस और वास्कुलर स्ट्रक्चर है, बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन है। जेलेटिन स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है कि ये ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, उसके साथ इसके कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एविडेंट नहीं है। पॉलीसेकेराइड हीमोस्फेयर ये वो होते हैं कि जो आपके वेजिटेबल स्टार्च के अंदर प्रेजेंट है, कंटेन नो ह्यूमन और एनिमल कंपोनेंट। अब इसके अंदर कोई जो ह्यूमन बेस्ड कंपोनेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये सारा वेजिटेबल ड्राइव्ड होता है। थ्रोम्बिन के प्रोडक्ट्स में बोवाइन थ्रोम्बिन, पोल्ड ह्यूमन थ्रोम्बिन और रिकम्बिनेंट थ्रोम्बिन है। अब इसमें बेसिकली बोवाइन थ्रोम्बिन में क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म में मौजूद होती है। इसको हम कोई भी जिस जगह पे कट लगा होगा उसके ऊपर हम इसको पाउडर को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर पट्टी कर देंगे तो क्या होगा कि उस जगह पे जो थ्रोम्बिन इनहिबिटर है वो बन जाएगा और आपकी जो वुंड है वो हील अप होना शुरू हो जाएगा। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसमें क्या आता है, कोआगुलोपैथी, एलर्जिक रिएक्शन और डेथ। अब पूल्ड ह्यूमन थ्रोम्बिन, इसके अंदर क्या होता है कि ये जेलेटिन मैट्रिक्स के साथ मिक्स करके थ्रोम्बिन को यूज़ किया जाता है। थ्रोम्बिन का स्प्रे करेंगे जिस जगह पे भी रिक्वायरमेंट होगी, और इसके अंदर नुकसान ये होता है कि ये जो पार्ट है वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। रिकम्बिनेंट थ्रोम्बिन, इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन का जो चांस होता है कम होता है, मतलब कि जो ब्लड रिएक्शन होगा वो कम होगा इसके अंदर। सीलेंट्स, वो जो सील कर देंगे आपकी ब्लड वेसल्स को, उसके अंदर ह्यूमन फाइब्रिनोजन मौजूद होता है, थ्रोम्बिन मौजूद होता है। जैसे पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये वो क्या करेगा कि उस जगह पे फाइब्रिन क्रिएट करेगा और ब्लीडिंग को रोक देगा। अब एल्ब्यूमिन ग्लूटाराल्डिहाइड, ये क्या है, ये 10% ग्लूटाराल्डिहाइड होता है और 45% बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन होता है। इसका भी सेम फंक्शन है कि ये क्या करेगा कि glutaraldehyde cross-links the residual protein in albumin to cell protein at wound site and form a tough scaffold to form which clot can adhere। अब इसमें क्या होता है, ये एक मैशवर्क बना देगा जिसके अंदर एल्ब्यूमिन भी आ जाती है, प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लॉट का पीस बन जाता है और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब मोस्टली इसको होल्स के लिए, सूचरिंग को स्टेपलिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट में किसी भी सेल की नेक्रोसिस हो सकता है और सूडो एनोरियम फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब कि उस जगह पे वेसल की बलूनिंग हो सकती है।
सियानो एक्राइलेट सर्जिकल एडहेसिव, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह के मोनोमर्स होते हैं, 2-ऑक्टाइल सियानो एक्राइलेट और ब्यूटाइल लैक्टोइल सियानो एक्राइलेट। अब इसका ये बेसिकली सीलेंट्स हैं, ये भी क्या करते हैं कि कैपिलरीज वेसल्स को सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसको हम सूचर लाइन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसी सर्जरी होती है, सूचरिंग होती है, तो उसके जो ओपन पार्ट्स रह जाते हैं सूचरिंग के बाद, तो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा हीमोस्टैटिक एजेंट्स के ऊपर था। हीमोस्टैटिक एजेंट्स में हमने देखा कि जो हमारे पास मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और जो दूसरे सीलेंट्स हैं उसके थ्रू हम कैसे ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे लास्ट टॉपिक से रेलिवेंट था, बहुत आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।